हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जोरदार स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के जो भी बच्चा जो 17 फरवरी से एग्जाम देना है उसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, जिसमें कि 50 साइंस का ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम इस सीरीज के 4 वीडियो कराएंगे, जिसमें हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब पूरे 200 क्वेश्चंस कराएंगे। और आपको दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये 200 क्वेश्चंस पढ़ो और 50 को आराम से बना के आ जाओगे भाई। बात समझे क्या? तो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा समय को जिया नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपने इस आज की कहानी को। और कहानी आज का मेरा यही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे साथ दे रखा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर रुकावट रख देने से, हाँ, किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? छाया बनेगा। देखो देखो देखो, ये क्या बन रहा है? पीछे छाया कैमरा में दिख रहा है क्या? छाया बन रहा है ना। इधर से प्रकाश आ रही है और इसके बीच में हमने इस रुकावट को रख दिया, तो पीछे क्या बनने लग जाएगा? छाया बनने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण वही जिसमें हम लोग डेली आईना में फेस देखते हैं। जो घर में आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अनंत। क्या होगा इसका आंसर? अनंत। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर उत्तल लेंस वाले फोकस दूरी की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता को नापते हम लोग डायोप्टर में है। डायोप्टर जो होता है ये 1/f के बराबर होता है। मेरे पास 1 और 1 मीटर फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 1 का मतलब होता है फोकस दूरी कितना है? 1। तो 1 से 1 को क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो मेरा राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 डायोप्टर। उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखो भाई, यहाँ पे दो चीजें समझते हैं। एक होता है अपसारी और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। एक है अपसारी और एक है अभिसारी। तो अप से याद रखना है कि प्रकाश को अप करेगा, मतलब चारों दिशाओं में एक जगह से प्रकाश आ रही है। हम यहाँ पे बनाते भी हैं, बना दे क्या? टॉर्च बना रहे हैं। मेरा तो ये सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश बड़ा ही बन गया। यहां से प्रकाश आएगी, जब हम इसको अवतल लेंस से कुछ इस तरीके से, सॉरी, अवतल लेंस से यहां से हम गुजारेंगे तो ये प्रकाश क्या हो जाएगी? सारी दिशाओं में फैल जाएंगी। तो यहाँ से प्रकाश अप हो जा रही है ना, तो याद रखना है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह आ रही प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देती है। जबकि उत्तल लेंस क्या करती है? उत्तल लेंस अलग अलग दिशाओं से आ रही प्रकाश को एक साथ कर देती है। कैसे? हम लोग इंस्ट्रूमेंट में जो छोटा सा लेंस हम लोगों को मिलता था, तो हम लोग उसको ऐसे करके कागज को जलाने का प्रयास करते थे। सूर्य से ऐसा प्रकाश आ रहा होता था, हम लोग उसको एक जगह, या हाथ वगैरह सब गर्म हो जाता था ना। ये चीज आप लोगों ने भी किया होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में होती है। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग। अगर कांच से प्रकाश गुजरेगी तो उसका स्पीड कुछ अलग रहेगा। हवा में यानी कि निर्वात में प्रकाश जाएगी तो उसका स्पीड कुछ अलग रहेगा। जल से प्रकाश जाएगी तो उसका स्पीड कुछ अलग रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश को गुजारेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एस आई मात्रक हम लोगों से पूछ लिया है कि आवर्धन का एस आई मात्रक क्या होगा। तो आवर्धन का एस आई मात्रक होता ही नहीं है, यानी कि ये मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा है। हीरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कितना होता है? 2.42। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो अभिसारी लेंस क्या बनाएगा? अब देखो, अभिसारी लेंस के सामने अलग अलग अगर पॉइंट के ऊपर वस्तु को हम रखेंगे तो उस मतलब अलग अलग स्थिति में अगर उसको हम जांचने का प्रयास करेंगे
तो कभी कभी उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कभी कभी उसमें आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी वास्तविक कभी आभासी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। सारे बच्चे आंसर, जो भी बच्चे इसका आंसर जान रहा है मेरे बताने से पहले कमेंट में आंसर को जरूर लिखना। लिखने से क्या होगा, एक मतलब चीजें याद होती हैं, ये बहुत ईमानदारी का बात है। लिखोगे तो याद होगा, लिखने में ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, पेन कलम कॉपी तो जिया नहीं हो रहा है। तो ये परिघटना, ये आकाश का नीला होना ये किस परिघटना का परिमाण है, तो ये प्रकीर्णन का, किसका, प्रकीर्णन का। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, तो 9th क्लास में भी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण में 3 गो रंग आता है और ये तीनों यही है, लाल भी, नीला भी, सॉरी हरा भी और नीला भी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ये तीनों, क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरे से कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि बृहद संख्याओं में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। बृहद संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है, जो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो ये होती है हमारी रेटिना में। कहाँ होंगी, हमारे आंख के रेटिना वाले हिस्से में प्रकाश जो कोशिका होती हैं वो प्रकाश सुग्राही होती हैं, प्रकाश को ऑब्जर्व करती हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए, मतलब उसकी बीमारी को इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में यूज किया जाता है उत्तल लेंस का, जबकि निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है अवतल लेंस का। तो इसको याद रख लेना है यहां से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व, दृष्टि का अस्थायित्व का मतलब है कि देखो मेरे पास ये पेन है, इस पेन अभी यहाँ पे ये तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे हट गया, हट जाने के कुछ देर बाद तक भी ये लगता है कि यहीं पे टिका हुआ है। और ये जो कितना देर तक लगता है, तो ये 1/6, 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 6वां हिस्सा या 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक वो दिखेगा हमको, या 1 सेकेंड का 15वां हिस्सा तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि 1/16 होता है। कितना, 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा तक हमको ये पर लगेगा कि ये वस्तु यहीं पे है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे होता रहता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होगा। 1000 वाट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का क्या मतलब, 1 यूनिट का मतलब है कि अगर हम 1 घंटा तक 1000 यूनिट का 1000 वाट का उपयोग करेंगे तो मेरे पास 1 यूनिट के बिल आएंगे। बात समझे क्या बच्चों। अगर मान लो कि हम लोगों के घर में पहले के समय में वो लाल का बॉल्ब नहीं लगा होता था, अगर मान लो कि उसको हम 100 वाट का वो बॉल होता था, इस 100 वाट की बॉल को हम 10 बॉल को, इन 100 वाट के 10 बॉल को, अरे यार 100 वाट के 10 बॉल को हम लोग अगर 1 घंटा तक कंटिन्यू जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली की खपत होती है, और ये 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। बात समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है। क्या हो जाएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन है। 1 किलोवाट बराबर होता है कितने जूल के, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। कितने, किसके बराबर होंगे, 3.6 गुने 10 के पावर, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसका थोड़ा एक बार रीचेक कर लेना बच्चों, थोड़ा हम कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किया था जिसका व्यक्ति का नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो इसी अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि विद्युत फ्यूज हम लगाते ही इसलिए हैं कि ज्यादा वोल्टेज अगर आ जाएगा तो वो गर्म होगा, और गर्म होकर टूट जाएगा और मेरे घर में कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, और बाकी चीजें नष्ट नहीं होंगी। बाकी चीजें में जैसे चार्जर नहीं जलेगा, फोन
टीवी, ये सब चीजें नहीं खराब होंगी। तो इसको अपने सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो एम्पियर। तो एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ के। किसके? 10⁻³ के। यहाँ पे थोड़ा ये हम लिख नहीं पाए हैं, ये समझो ऐसे ही है, 10⁻³ है। इस 10 के पावर तो ये माइक्रो एम्पियर में यही होता है। बात तो सबको मालूम होगा, ये 9th का फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़े थे किलो मेगा जीगा टेरा एटा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सामिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। ये कुल मिलाकर के इतनी होती है, 9 होती है। अब आगे हम लोग जानते हैं ये मात्रा की है। आगे प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस में? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमको मान बढ़ाना है तो उसको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और अगर मान को कम करना है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। किसमें जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे पास है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहते हैं जिनमें जीव का कुछ अंश होता है। तो पेट्रोलियम में जीव का अंश होता है, ये कोयला में भी जीव का अंश होता है, ये प्राकृतिक गैस में भी जीव का अंश होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, सूर्य तथा अन्य तारे जो होते हैं, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित करी जाती है, इतना विशाल ऊर्जा, विशाल ऊर्जा का एक स्रोत है वो, मतलब उसमें कहां से इतना ज्यादा एनर्जी आता है? सूर्य में या फिर बाकी अन्य तारों में? तो ये आता है नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध क्यों बनाया गया था? टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। मतलब इसकी एक उद्देश्य नहीं थे, इसका उद्देश्य था कि भूमि का भी सिंचाई हो जाए, जल पूर्ति भी हो जाए, विद्युत का भी उत्पादन हो जाए, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें 100। मतलब सिंचाई के लिए भी, जल पूर्ति के लिए भी, और विद्युत उत्पादन के लिए भी इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो खिलौने में क्या होगा? अधिकतर चीजों में सूखा सेल का प्रयोग होने लग गया है। किसका? सूखा सेल। फोन वगैरह सब में सूखा सेल ही आता है। गाड़ी का जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें आ रही है सब में सूखा सेल का प्रयोग होता है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जल में विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड से कौन सी गैसें निकलती हैं? तो कैथोड से निकलती है हाइड्रोजन गैस। जबकि एनोड से कौन सी गैसें निकलेंगी? तो एनोड से निकलती है ऑक्सीजन। बात समझे? एनोड से निकलेंगी ऑक्सीजन, जबकि कैथोड से क्या निकलेंगी? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत मंजन प्रायः होता है जिससे हम लोग सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्योंकि जब हम भोजन खाए रहते हैं तो हमारे दांत में, रात में खाना खा के सोते हैं, दांत में खाने के कुछ कण फंस गए होते हैं और वो अम्ल का निर्माण करता है, अम्लीय हो जाता है। तो उस अम्लीयता को नष्ट करने के लिए हम लोग दंतमंजन के रूप में क्षारीय चीज का उपयोग करते हैं। बात समझ गए? चलो, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बस वीडियो को देखते रहो, देखते रहोगे ये चीजें आती रहेंगी। हमको मालूम है कि तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इन सारी चीजों को, एक बार रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को देखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम इधर नहीं कि बुक निकालो और ऐसे देखते रहो, कहीं भी रहो, फोन निकालो, देखते रहो। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या एसिटिलीन? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। तुम लोग बताओगे प्यारे बच्चों की फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, और एसिटिलीन किस में पाया जाता है? कमेंट में बताओगे। चलो, हमने इसका आंसर बताया कि नींबू में होगा साइट्रिक अम्ल। चलो, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि लिंक ऑफ मैग्नीशिया, सॉरी यहाँ पे होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है और उसका पीएच मान होता है 10.5। कितना होता है? 10.5।
सब लोगों को मालूम है क्या कि एक पीएच स्केल होता है, जौना का पीएच मान 7 है, वो उदासीन होता है, वो तो ना तो क्षारीय है और ना ही अम्लीय है। लेकिन 7 से अगर कम है उसका पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, 7 है तो उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय है क्योंकि 7 से ज्यादा है। चलो अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है। जस्ता किसका अयस्क है? तो जस्ता जिंक ब्लेड का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक ब्लेड का। जस्ता जिंक ब्लेड का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल राज्य में घुलेगा? निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल राज्य में घुलेगा? ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल राज्य में घुलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां दिया है लोहा दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, सोना दिया हुआ है और एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। सूते वाला नहीं, पहनने वाला सोना, धातु। चलो आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें हीलियम कौन सी गैस है? तो सब लोगों को मालूम है ना बच्चों कि पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उस सब में सारे अक्रिय गैस ही हैं, और ये क्या होता है? अक्रिय गैस, हीलियम। ये क्या है? अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा कि बढ़िया होगा? बढ़िया होगा। बढ़ती मानव जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो ये पर्यावरण के लिए खतरा है, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। अधिक हरे पौधे का उगाना, यह जैव विविधता। तो जैव विविधता, इसको हम लोग जैव विविधता को हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं, हॉट स्पॉट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है। भारत में कितने हॉट स्पॉट है? ये कमेंट करोगे तुम लोग बच्चों, भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है? चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या। ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या अच्छा तरीका है कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो? वस्तु का पुनर्चक्रण, या वस्तु का पुनरुपयोग, या फिर वस्तु का उपयोग में कमी, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन है इसका, सौर्य सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर्य सेल जो सोलर पैनल होता है उसमें किस चीजों का उपयोग किया गया रहता है? तो यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, सिलिकॉन का, या प्लास्टिक का? तो उसमें उपयोग किया गया रहता है सिलिकॉन का। बहुत फेमस क्वेश्चन है सिलिकॉन का। चलो अगला बात है, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत, जो व्हाइट व्हाइट करके दिख रहा है, हाँ व्हाइट व्हाइट करके दिख रहा है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलेंगे? इनामेल। क्या बोलेंगे इसको? इनामेल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि ये कहां पे पाई जाएगी? ये पाई जाएंगे स्टमक यानी कि अमाशय में। किसमें? अमाशय। यहाँ पे मिसप्रिंट है भाई, अमाशय में। किसमें? अमाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वसा, यहाँ पे भी निम्नलिखित में कौन वसा को पचाने का काम करता है? तो लाइपेज, मल्टेज, टाइलिन, या लेक्टेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। देखो बच्चों, वसा जो होता है चिपचिपा होता है, लसा के टाइप का होता है, तो याद रखो लसे लसा लसे लाइपेज। प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन, प से प्रोटीन और पॉप से पेप्टीन। तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्टीन, जबकि वसा को पचाने का काम करता है लाइपेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, पीत रस का रंग होता है। पीत रस कैसा होता है? तो ये हल्का पीला कलर का होता है और ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ये क्या काम करेगा? तो भोजन को क्षारीय बनाएगा, भोजन को क्षारीय बनाएगा। बात समझ गए? भोजन को क्षारीय बनाएगा। ये कहां से निकलता है? तो ये यकृत से निकलता है। सॉरी, ये यहाँ पे यकृत, यकृत यानी कि लीवर। कहा? लीवर, लीवर, लीवर। चलो यकृत से, यकृत का साइज कितना होता है? 1. यकृत जो होता है ये लगभग 1.5 kg का होता है। लगभग एक सामान्य मनुष्य में इसकी जो वजन होती है ये लगभग 1.5 kg की होती है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है कहां से? तना से, पत्ती से, जड़ से, या इनमें सभी से? तो देखो बच्चों, पत्ती, ये पत्ती हस्बैंड वाला नहीं है, ये पत्ती है, पेड़ के पत्ता है, पत्ता। इसको लीफ बोलते हैं, लीफ है ना। ये क्या है? पत्ती, पेड़ की पत्ती होती है ना,
उस पत्ती के अंदर एक छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसको रंध्र ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं अपना श्वसन करते हैं। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में पेड़ पौधा जो है श्वसन तना से भी करता है, पत्ती से भी करता है, जड़ से भी करता है। और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। समझे ना? इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी। तो ये 2 एटीपी बनते हैं किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप, या 20 एटीपी बनते हैं, या 36 एटीपी बनते हैं, या फिर 38 एटीपी बनते हैं? कितने एटीपी बनते हैं? तो अरे यार इसमें तो लिखा नहीं। इसमें एटीपी जो बनता है किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप वो बनता है 4 एटीपी। कितना? 4 एटीपी, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और इसका राइट आंसर होगा 4 एटीपी। समझे? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पौधों में वाष्पो उत्सर्जन क्या है? वाष्पो उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस अंग में होगा? तो ये होता है पत्ती से। किससे होगा? पत्ती नहीं, पत्ती। चलो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। जिस तरीके से हम लोगों के बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे मल होता है, पसीना होता है ना, और यूरिन होता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ रहते कहाँ? जैसे मल हमारे यहाँ मल हम लोगों के बॉडी में मलाशय में होता है, मूत्र मूत्राशय में होता है। उसी तरीके से पेड़ पौधों में अपशिष्ट कहाँ पे संचित रहता है? तो ये छाल में रहता है, तना में रहता है, या कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहता है, या इनमें सभी में रहता है? तो पेड़ पौधों में ये जो अपशिष्ट रहता है ये छाल में भी होता है, तना में भी होता है, और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है। और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो प्यारे बच्चों इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताना है तो रेनिज, टैनिन, गोंद, या इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों ये सब जो है पेड़ का अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि स्वपरागण निम्न में से किस पौधों में होता है? स्वपरागण निम्न में से किस पौधों में होता है? एक लिंगी में, उभयलिंगी में, ए और बी दोनों में, या इनमें सभी में? तो बच्चों मालूम है तुम लोगों का स्वपरागण, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये दोनों तरह के पेड़ पौधों में होता है। एक लिंगी पौधों में भी होता है, द्विलिंगी पौधों में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। तो यहाँ तो लिखना चाहिए इनमें से कोई नहीं, ए और बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है इंडोमेट्रियम, फंडस, योनि, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडोमेट्रियम में गर्भाशय का विकास होता है। और अगर क्वेश्चन रहेगा कि बताओ अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ पे होता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है फिलियोपियन ट्यूब में। फिलियोपियन नली भी बोलो, इंग्लिश में इस नली को ट्यूब बोलते हैं, फिलियोपियन नली में। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा गया? कितना क्वेश्चन फेमस है ये, बहुत बारी पूछा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन होंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को यहाँ पे कहीं कहीं पे जोहान्स भी मिल जाएगा नाम लिखा हुआ, तो इससे घबराना नहीं है, देख लेना, समझ लेना, ये जॉन को जोहान्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ के पादरी थे? पादरी यानी कि पुजारी। जैसे हिंदू में क्या होता है, लोग पुजारी, पूजा करने वाले लोग, मंदिर में रहने वाले लोग, उसी तरह से वहां पे जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, जो ईसाई धर्म में पंडित होते हैं, उसको हम लोग पादरी ही बोलते हैं। और ये मेंडल पहले पंडित जी ही थे,
पंडित जी मतलब पादरी थे, है ना। ये मठ वगैरह में रहा करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आसपास के पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से अवलोकन किया और तब जाकर के इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और आज इनको क्या किन नामों से जाना जाता है? आनुवंशिकता का पिता के नाम से जाना जाता है। और ये किस देश में रहते थे? तो ये ऑस्ट्रिया में रहते थे। चलो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो ये भोजन अपने अगले कोषीय स्तर को स्थानांतरित करता है। तो ये कितना परसेंट स्थानांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। फिर एक छोटका कोना यहाँ से ले लिया, इससे 10%, और ये जब किसी को देगा तो ये भी 10% देगा, फिर ये किसी को देगा तो ये भी 10% देगा। तो हर एक अगले पीढ़ी पे ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है सिर्फ और सिर्फ 10% का ही होता है। और इस तरीके से आज का ये वीडियो हो गया समाप्त। तो करते हैं आज। तो प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा, इस क्लास को बहुत इंजॉय किया होगा। तो इसी तरह के इसी सीरीज के 4 वीडियो, मतलब कि साइंस का 4 वीडियो कंफर्म मिलेगा। ये 2-4 दिन के अंदर में ही 4 वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। 2-3 बार इस सब वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। बाकी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, समझे ना। तो अब यहाँ से अब क्या, अब कुछ नहीं, अब बाय।